और बरेली से, जहां पर दो पक्षों के बीच में जमकर बवाल की खबर मिल रही है। जमकर बवाल हुआ दो पक्षों में, मामूली बात पर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। इस कदर भिड़े हैं कि खूब मारपीट की गई है, संग्राम हुआ है, दोनों तरफ पथराव हुआ है। 5 लोगों के इस वक्त बरेली से घायल होने की सूचना मिल रही है। ज्यादा कुछ कहने से पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। और तस्वीरों में आप देखिए, हाथों में डंडे हैं, महिलाएं पुरुषों पर बरसा रही हैं, पुरुष महिलाओं पर बरसा रहे हैं, एक दूसरे पर खूब लाठियों से, डंडियों से। और उसके बाद देखिए, उसके बाद बरसाए जा रहे हैं पत्थर, उसके बाद पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ईंट बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बरेली की हैं, दो पक्षों की तस्वीरें हैं, मारपीट की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रहे हैं, सब कुछ बयां कर रहे हैं। इनके बीच में एक विवाद हुआ किसी बात को लेकर, वो क्या बात थी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बात इतनी बढ़ी कि आपस में ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पत्थर से, लाठी डंडों से एक दूसरे पर खूब हमला किया गया। जब लाठी डंडों से जीत न सक रहे थे तो उसके बाद उठाए जमीन से पत्थर और बरसाने शुरू कर दिए। आप इन तस्वीरों को देखिए, महिलाएं पुरुष आपस में भिड़ रहे हैं। देखिए, ये युवक पत्थर उठाता है, महिला पर मारता है और उसके बाद भाग जाता है। ये वीडियो सामने आया है, ये वीडियो बरेली का है। और कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे हैं मोटरसाइकिल से, वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते दिख रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार आता है, वो इस लड़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता और निकल जाता है। दूसरी तरफ लोग भी, दूसरी तरफ और भी लोग वहां लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनूप हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनूप, ये वीडियो कब का है, क्या विवाद हुआ था, कितने लोग जख्मी हुए हैं और कहां हैं अभी? देखिए, आपको बता दूं, ये वीडियो कल का है और कटिया डालने को लेकर विवाद हुआ था। एक ही समुदाय के दो पक्ष हैं। ये एक जिले ने जब कटिया डाली एक्सटी लाइन पर, तो दूसरे की लाइट जो थी वो चली गई। इसको लेकर पहले आपस में कहासुनी हुई, गाली गलौज हुआ और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि घर की जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे, बच्चे थे, सभी बाहर आ गए निकल के और फिर जमकर लाठी डंडे आपस में चले, एक दूसरे पे पत्थर बरसाए गए। अनूप, क्या कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई इस कटिया डालने के मामले में और उसके बाद ये पथराव मारपीट के मामले में? देखिए, अभी तक सिर्फ एनसीआर दर्ज की गई है, खानापूर्ति की गई है, गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हुई है। हमारी इंस्पेक्टर से बात हुई है, उनका कहना है कि जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको हॉस्पिटल में भेजा गया, उपचार कराया जा रहा है और एनसीआर दर्ज की गई। अभी तक जो एफआईआर होती है वो तक दर्ज नहीं की गई, सिर्फ एक एनसीआर दर्ज की गई है और आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ है कि किस तरीके की वहां पर हालात है। आप देख सकते हैं फुटेज में भी किस तरीके से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे में पुलिस को चाहिए था कि वो सख्त कार्रवाई करती, लेकिन अभी तक बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। अनूप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं की है। गिरफ्तारी से लेकर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कि कटिया डालने को लेकर, यानी कि गलत काम करने को लेकर बवाल शुरू हुआ। कटिया डालने को लेकर एक पक्ष ने कटिया डाला, दूसरे पक्ष की बिजली चली गई, लाइट नहीं आई क्योंकि उन्होंने भी कटिया डाला था। और बवाल बढ़ते 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 पथराव तक और लाठी डंडों से मारपीट तक पहुंच गया। खबर अब कानपुर देहात से, और खबर अपहरण की। अपहरण कांड पर बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर देहात अपहरण कांड से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। 9 दिन के बाद भी अपहरित युवक ब्रिजेश का कोई पता नहीं चल पाया। 9 दिन बीत गए हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार तफ्तीश में पुलिस की टीम ऐसा दावा करे कि जुटी हुई है, लेकिन आखिर ऐसी कैसी तफ्तीश है कि 9 दिन हो गए और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इस बीच में आपको ये जानकारियां लगातार एबीपी गंगा दे रहा है कि परिवार का ऐसा कहना है कि उनको फिरौती का कॉल आया था, फिरौती मांगी गई, 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। कहा कि 5 दिन के भीतर फिरौती की रकम जमा करवाओ, नहीं तो आपको ब्रिजेश नहीं मिलेगा। पुलिस को सूचित नहीं करना है, यह भी हिदायत दी गई, लेकिन पुलिस को बता दिया गया है। और 9 दिन बीत गए हैं। 16 जून के बाद से अब तक कोई सुराग नहीं लगा ब्रिजेश का। और पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस का काम करने का तरीका, पुलिस का रवैया और पुलिस के संसाधन, हर एक चीज पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कैसे आम लोगों से अलग है। पुलिस महकमा, एक अलग महकमा बनाया गया है। ये हम घर पे बैठे थे यही बार, तो वहाँ कांटे का ऑपरेटर अमित, वो नईम, और नईम का ड्राइवर अमित ट्रैक्टर चलाता है, वो उसने हमको बताया, बोले यहाँ पे ब्रिजेश है कि आया घर में। हमने यहाँ तो नहीं आया, तो मम्मी आ गई,
मम्मी से पूछा हमने, मम्मी लाला है क्या करना? बोले नहीं है। बोले कांटे में ताला लगा है? बोले उसका कोई पता नहीं है। बोले कहीं लौंडिया बाजी के चक्कर में तो नहीं गया है? तो उसने हमसे इतना कह चला गया। मम्मी ने कहा फ़ोन लगाओ उसको, लाला को, बड़ी मम्मी ने। तो हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ जाता था, फ़ोन नहीं लगता था। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन लग गया उसका। तो वहाँ फिरौती वाले का फ़ोन आया, बोले बिजनेस मेरे कब्जे में है। हमने कहा कौन बोल रहे तुम? उनके हमने बड़े भाई बोल रहे हैं। तो आपने बयान भी सुन लिया है और सवाल यही है कि पुलिस कैसे अलग है, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? पुलिस जब इसी चीज के लिए ट्रेंड है, पुलिस इसी चीज के लिए तैयार रहती है, उसको प्रशिक्षण ही इस चीज का दिया जाता है, फिर पुलिस अपना काम क्यों नहीं सही से कर पा रहे? क्यों बदमाशों में डर नहीं है? क्यों किडनैपिंग की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रहे हैं, खासतौर पर कानपुर क्षेत्र से? क्यों? और इस मामले में पुलिस कब कार्रवाई करेगी? 9 दिन तो बीत चुके हैं। क्या संजीत केस की तरह यहां पर भी महीनों का इंतजार करना पड़ेगा? और क्या संजीत केस की तरह यहां पर भी यही होगा? संजीत का शव अब तक परिवार वालों को मिल नहीं पाया। पुलिस 1 महीने के बाद पुलिस को महज इतनी सी कामयाबी मिली कि पुलिस कुछ जानकारी जुटा पाई कि अपहरणकर्ताओं ने संजीत को मार डाला। अब लोग डरे हुए हैं, ब्रजेश के परिवार वाले डरे हुए हैं। और अब शुरुआत करेंगे हाई अलर्ट की। कानपुर देहात अपहरण में अब पुलिस क्या करेगी, ये तो वही जाने। कैसे अपनी फजीहत होने से वो बचाएगी। लेकिन कानपुर के बड़ा कांड को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें यूपी पुलिस फिरौती पर फंसी हुई है। आखिर कहां गई फिरौती की रकम, ये सवाल अब भी है, आपके जहन में भी, हमारे जहन में भी। संजीत तो मिला नहीं, अब उसकी लाश को भी कानपुर की नाकाम पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। मुझे सीबीआई जांच चाहिए, दोषी कोई भी हो, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। यहाँ की पुलिस पर हम पर भरोसा नहीं है। 5 बजे से 11:30 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक तो सारा काम हो गया था। मेरे बेटे को पकड़ के गला घोट दिया, मेरे बेटे को पकड़ के गला घोट दिया। एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। हाईवे से फेंका गया है। जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे, उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे, और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा, लेके अपना चंपत हो गया। पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था, उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी संजीत तो मिला नहीं, शव का भी पता नहीं। पकड़ के गला घोट दिया। फिरौती पर फंसी पुलिस का अता पता नहीं। अब कानपुर पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं। जब व्यवस्था के आगे विश्वास दम तोड़ दे तो विनाश की कहानी कानपुर के संजीत की हत्या की जुबानी कही जाती है। गोंडा की जीत कानपुर की नाकामी को किसी भी कीमत पर छिपा नहीं सकती। कानपुर पुलिस की नाकामी और व्यवस्था के बीच फैला दिमाग किस कदर फैला है, इसका अंदाजा इस बेबस परिवार के आक्रोश से लगाया जा सकता है। और जिनको हमने अपने खुद के लोग लगाए हुए थे, मेरा भाई और मेरे अंकल पापा के दोस्त, पुलिस ने उनको हटा दिया। आप इनके साथ क्या कर रहे हो? उनका हटना नहीं हुआ, कितनी देर में पुलिस ने सारा काम करा लिया। 1 महीने तक इंसाफ के लिए भटकने के बाद भी संजीत के परिवार को कुछ नहीं मिला। सिर्फ खबर मिली घर के दीपक के बुझ जाने की। वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, बहन के विश्वास की राखी था, लेकिन पिटी हुई पुलिसिंग
और पिटी हुई कार्रवाई की वजह से आखिरी बार उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिला। बर्रा संजीत अपहरण कांड में पुलिस ने खुलासा किया है, लेकिन जो परिजन हैं वो अभी भी खुलासे पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि सूचना मिलने के बाद पहले तो पुलिस ने लापरवाही की, तो वहीं 1 महीने बाद खुलासा किया है और अभी तक ना ही संजीत का कोई भी सामान अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। यानी उसके जो बैग था वो नहीं बरामद कर पाई, साथ ही साथ उसका मोबाइल नहीं बरामद कर पाई। यही नहीं, पुलिस अभी तक संजीत की डेड बॉडी भी बरामद नहीं कर पाई है, जिससे जो परिजन हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। यही नहीं, परिजनों का कहना है कि उनको यूपी पुलिस के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। फिरौती के फेर में पुलिस की नासमझी पर सवाल तो साफ है। कैसे जिस बात को एक आम आदमी इतनी आसानी से समझ सकता है, उस बात को कानपुर की प्रोफेशनल पुलिस नहीं समझ पाई। आखिर कहां गई फिरौती की रकम और वो बैग जो ऊपर से फेंका गया, और फिरौती के मामले पर पुलिस चुप क्यों है? कानपुर कांड में कहां गई फिरौती की रकम? फिरौती के मामले पर पुलिस क्या छिपा रही है? हाईवे से नीचे पैसे डलवाए, लास्ट कॉल वो 15 मिनट तक चली। जब उसने पैसे की बात कही कि चमनलाल हाईवे पर चढ़िए, आगे बढ़िए, आपके पीछे ट्रक है, आपके पीछे गाड़ी, आपके पीछे कोई चल रहा है, फिर भी पुलिस नहीं समझ पाई। हम और आम आदमी समझ जाते, वो तो पुलिस है। सीधा सीधा आरोप है पुलिस प्रशासन पर अपहरणकर्ताओं से गठजोड़ का। ऐसे में इन सवालों पर पुलिस की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। क्या वाकई पुलिस अपने बीच मौजूद मुखबिर को छिपाने की कोशिश कर रही है? काफी दूरी पर थे, जब बैग नीचे फेंक दिया तब रंजीत राय सर पापा के पास जाके कहते हैं कि तुमने बैग नीचे फेंक दिया। हम तो मना कर रहे थे, 15 मिनट से कॉल चल रही थी, पापा टाल रहे थे उसको कि वो हमें ना देख पाए, ये सब नीचे पहुंच जाए। फिर भी पुलिस क्या सुन रही थी? किडनैपर कहीं आस पास था जो पापा पर नजर रखे हुए था कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है, उनके आगे पीछे कौन है। उसको सब पता था कि इनके आगे पीछे पुलिस है। वो कहता था पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं करा पाएगी, मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, करा देना दरोगा से बात, क्योंकि दरोगा तो मिला हुआ ही था ना। संजीत की बहन का कहना है कि फिरौती कांड के दिन किडनैपर पापा के आसपास था, उसकी पूरी नजर थी उन पर, उन्हें पता था कि आगे पीछे पुलिस है। उसने फोन पर कहा था कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि दरोगा किडनैपर से पहले ही मिला हुआ है। यूपी पुलिस मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बची। कुछ दिनों बाद कहेंगे संजीत इनका लड़का था ही नहीं। बचाव के लिए पुलिस तो ये कहेगी, अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है यूपी पुलिस, तो मुंह क्या कहेगी? अब यही तो कहेगी, कुछ दिनों बाद कह देगी कि वो संजीत इनका लड़का था ही नहीं। अभी ये भी तो बोल देगी कि कुछ दिनों बाद ये इनका लड़का था ही नहीं, आज बॉडी लाके नहीं दी, कल को केस खत्म हो जाएगा। राज कुछ और ही है। ये जो 4 बंदे पकड़े गए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कि मैंने किडनैपर पकड़ लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो अभी पकड़ा ही नहीं गया है, और जो पकड़े गए उसमें से हमको 3 आरोपी दिखाए गए, एक दिखाया ही नहीं गया, जबकि मैं 2 बार गई। मैंने पूरे मामले में फिरौती की जांच एडीजी पीएचक्यू बीपी जोगदंड को सौंपी गई है, जो आज पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जहां गुस्साए लोगों ने उनका घेराव किया, साथ ही इंसाफ की गुहार भी लगाई। अब एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन कल जाएंगे। कल बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम अयोध्या जाने वाले हैं। आपको बताते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या गए थे और अब सोमवार को डिप्टी सीएम जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 11 बजे जाएंगे और भूमि पूजन की तैयारियों का वो भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा कि ऐसा भव्य ये कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि ये क्षण 500 सालों के बाद आया है। ऐसा क्षण जिसके लिए बहुत मेहनत, अथक प्रयास किया गया, और अब वो घड़ी है, 5 तारीख को वो घड़ी है जब भूमि पूजन होगा, राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। और ऐसे में लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अब उप मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और व्यवस्थाओं का वो जायजा लेंगे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।
एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रो के तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। भारत से है हम, भारत जैसे हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सॉफ्ट, वीको वज्रदंती, अब सॉफ्ट फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. Virat compressive strength, Ambuja Cement. सियासत हो या आपका सरोकार, मौसम का मिजाज हो या कारोबार, यूपी में हफ्ते भर की हर हलचल। माहौल क्या है? शनिवार रात 8 बजे। प्रेजेंटेड बाय डाबर दंत रक्षक से दिन की शुरुआत तो आयुष्मान दांत। पावर्ड बाय मगन रस्क, खाओ मगन रहो मगन। बाल एंड हेयर ऑयल एंड शैम्पू इस्तेमाल करें और फर्क देखें। को पावर्ड बाय किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ। अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी पर चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी गुनाह के मैनेजमेंट की। जी हाँ, सही सुना आपने, गुनाह का मैनेजमेंट। ये सवाल उठ रहे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लगातार वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप से। क्या बिक्रू कांड के बाद का सारा खेल फिक्स था? अगर हां, तो कौन है वो गद्दार जो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का सौदा कर बैठा था कातिल विकास दुबे से? सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ, और सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है। बस ये है दिक्कत है। अच्छा, तो हम उनको बोल, मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मैनेज हो चुका है, सारा इंतजाम हो चुका है। ये आवाज है विकास दुबे के उस करीबी की जिसने कानपुर के बिक्रू कांड के बाद मदद के लिए सुबोध तिवारी को फोन किया था। बात हो जाए उससे फिर। तो आप महिला बताओ काम, तुम हम करो, कह दें उनसे, काम हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। आप कह दो कि हमारा फोन आया था, और फिर जैसा आप कहेंगे फिर पैसा हो जाएगा। ठीक। तो आप उनसे कह दो थोड़ा सा, हम बोले दे रहे कि हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी। देर आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ, वो समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो। लेकिन यार बात सुनो भाई, हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको रहने की, जाने की। कानपुर कांड में एक के बाद एक वायरल वीडियो और ऑडियो की फहरिस्त में इस नए ऑडियो क्लिप ने बवाल मचा दिया है। वजह है ऑडियो क्लिप में मौजूद विनय तिवारी का नाम। तो आप सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ, और सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है। बस ये है दिक्कत है। अच्छा, तो हम उनको बोल, मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। सुबोध तिवारी और विकास के करीबी इस वायरल ऑडियो में बिक्रू कांड का खलनायक गुड्डन और विनय तिवारी का नाम लिया जा रहा है। ये तो खाली वायरल ऑडियो का एक हिस्सा है। इसके अलावा भी कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे इस वीडियो में हुए हैं जो सीधे मामले में पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हैं। पहले उसे भी सुनिए। जी भैया। हाँ, सुबोध। हाँ,
यही साहब ने ये कहा है कि तुम उससे जुड़ जाओ, मतलब व्हाट्सएप कॉल पे जुड़ जाओ उससे। व्हाट्सएप कॉल पर जुड़ जाएं? हाँ, व्हाट्सएप कॉल पे या वैसी कॉल पे जिस पे तुम्हें जुड़ना उचित समझो उस पे जुड़ जाओ, ठीक है? अच्छा, और जुड़ जाओ और उससे पूछो क्या मदद चाहिए है, ठीक है? मैसेज ठीक है। पहले मैसेज करेंगे उसको। पहले मैसेज करिए, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। पहले मैसेज करिए और मैसेज के बाद जब उसका रिप्लाई आ जाए तो बता दो कि क्या मदद चाहिए है और कहाँ क्या भेजना है, ठीक? हाँ 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 ठीक। ऐसे बात करके मतलब कुल मिला के तुम उसके टच में आ जाओ। हम आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। ठीक, अभी आ जाओ टच में, ठीक? ठीक है। ठीक है। की जो बात है वो सुबोध तिवारी नाम के एक शख्स से की जा रही है और जब एबीपी गंगा ने उस शख्स से बात की तो उसका कहना है कि उसके पास एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल आई जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। यही नहीं, उनका कहना है कि जैसे ही फ़ोन आया उसके बाद आला अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया, जिसके बाद अधिकारियों ने ही उनसे कहा कि उस शख्स से लगातार बात करते रहो और उसको पहचानने और उसको जानने की कोशिश करो। सुना आपने, ऑडियो क्लिप में पूरे कांड के मैनेजमेंट की बात हो रही है। पूरे मामले को फुल प्रूफ बताया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि कोई तो था जो बिकरू कांड के बाद विकास को बचाने का नया प्लान बना रहा था। यहाँ ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इस पूरे ऑडियो की निगरानी और जानकारी पुलिस को थी। उसी के कहने पर सुबोध तिवारी ने विकास दुबे के करीबी से बात की। विकास दुबे ने जब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की तो 2-3 तारीख की बात है, 4 तारीख को सुबह करीब 11-12 बजे के लमसम फ़ोन उस पर हमारे उस पर फ़ोन पे आया कि जी भैया बड़े भाई मदद करो। तो फिर हम उसमें थोड़ा सख्ते में आए कि क्या है क्या नहीं मामला, चूँकि उससे साले से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो हमने फटाक से पहला काम ये किया कि हमने तत्काल यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर पी साहब को मैंने अपना जो है मैसेज उनको किया और उनके